Hi, good morning, all of you. How are you? I think you are all enjoying my videos on my channel Ostia Academy. तो चलिए अभी हम लोग जो चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था वो बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर है जो अभी चल रहा है और उसमें मैंने अभी तक जो आप लोगों को पढ़ाया है आई थिंक आप लोग उस पर प्रैक्टिस कर रहे होंगे अच्छे से। तो चलिए आज हम लोग उस चैप्टर का न्यू टॉपिक देखेंगे दैट इज एंजाइम्स। ओके, तो आज हम लोग एंजाइम्स को पढ़ेंगे। तो चलिए एंजाइम्स के बारे में हम लोग देखते हैं कि एंजाइम्स होता क्या है। एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस सब्सटेंसेस व्हिच आर कैपेबल ऑफ catalyzing chemical reactions of biological origin without themselves undergoing any change। तो ये क्या है एंजाइम? एंजाइम एक प्रोटीनेशियस, ऑलरेडी प्रोटीन्स ही होता है, प्रोटीनेशियस नेचर होता है। ऐसा सब्सटेंस जो प्रोटीनेशियस इन नेचर हो वो क्या करेगा, इसके पास इतनी कैपेबिलिटी होती है जो एक कैटलाइजिंग केमिकल रिएक्शन में अपने आप को इन्वॉल्व करता है, ठीक ना, अपने आप को, जो बायोलॉजिकल ओरिजिन जितने भी हो, बट उसमें क्या होता है विदाउट देमसेल्फ, उसमें किसी भी टाइप का ये अपने आप में चेंजिंग नहीं लाता, बस रिएक्शन को ये कैटलाइज करता है। ओके, उसी को हम लोग एंजाइम कहते हैं। देयरफॉर दे आर कॉल्ड बायोकैटलिस्ट। ओके, तो इसलिए इसको क्या कहा गया है, एंजाइम्स को, एंजाइम्स आर नोन एज बायोकैटलिस्ट। क्लियर? एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड बाय लिविंग सेल्स। जितने भी एंजाइम्स हमारे बॉडी में होते हैं उसका सिंथेसिस किससे होता है, तो लिविंग सेल्स से होता है। द टर्म एंजाइम वाज कॉइन्ड बाय कूने। ओके, कूने, KUHNE, आप स्पेलिंग लिख सकते हैं अगर नहीं दिखे तो कूने ने फॉर कैटालिटिकली, ओके, कैटालिटिकली एक्टिव सब्सटेंसेस प्रीवियसली कॉल्ड फॉर्मेंट्स। ओके, तो इसको पहले फॉर्मेट्स के नाम से हम लोग जानते थे और इसलिए इसको हम लोग एक्टिव सब्सटेंस के भी नाम से जाना जाता है। एंजाइम्स वेयर एक्चुअली फाउंड आउट बाय बुचनर 1897 में, बट उन्होंने तो टर्म दिया, बट बुचनर ने एक्चुअली फाउंड करके बताया कि ये एंजाइम होता है और ये ग्रीक वर्ड से बना है इन जाइम मीन्स ईस्ट। ओके, क्योंकि ईस्ट में सबसे पहले एक्सट्रैक्ट किया जाता है। बुचनर ऑल्सो आइसोलेटेड द फर्स्ट एंजाइम फ्रॉम ईस्ट एक्सट्रैक्ट। तो ईस्ट आपको पता है एक फंजाई है जिससे वो एक्सट्रैक्ट किया गया, ईस्ट से एक्सट्रैक्ट किया गया एंजाइम को। ही वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन द सेम ईयर्स 1903। It is estimated that a cell contains over 5,000 chemicals। जैसा कि ये एस्टिमेटेड है, रिसर्च से ये पता चला है कि 5,000 केमिकल्स जो है किसी सेल में वो मौजूद होते हैं, कंटेंट किए रहता है एक सेल। A cell with an average diameter of 20 micrometer has about 1,000 chemical reactions going on at any time. All of them reactions specific enzymes। Okay, जितने भी ये रिएक्शंस होते हैं वो स्पेसिफिक एंजाइम्स को कंटेन करते हैं, तभी वो रिएक्शन परफॉर्म होता है। ओके, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि 20 माइक्रोमीटर अगर डायमीटर है किसी सेल का, तो उस 20 माइक्रोमीटर का जो एस्टिमेशन बताया गया है वो मिनिमम 1000 केमिकल रिएक्शंस वो परफॉर्म करेगा एट एनी टाइम, किसी भी टाइम परफॉर्म कर सकता है। All the enzymes are not present at all the times in the cell, but they are formed as and when required from the blueprint present in DNA। इसके कहने का मतलब है कि जो भी एंजाइम्स की जब रिक्वायरमेंट होती है तभी वो एंजाइम्स किससे, डीएनए से फॉर्म होता है, डीएनए के ब्लूप्रिंट से फॉर्म होकर के वो सिंथेसिस होता है और अपने एक्शन को परफॉर्म करता है। क्लियर? तो ये एंजाइम्स के बारे में मैं इंट्रोडक्शन बता रहा हूं आप लोगों को। एंजाइम्स आर मेनली फंक्शनल इनसाइड द लिविंग सेल्स। क्लियर? एंजाइम्स कैन ऑल्सो बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सेल्स एंड कैन मेड टू कैटेलाइज रिएक्शंस आउटसाइड द लिविंग सेल्स। तो इसे सेल्स के अंदर भी ये बनते हैं और सेल से एक्सट्रैक्ट भी करके इसका बाहर भी रिएक्शन
कराया जा सकता है। इन नेचर सम एंजाइम्स आर सिक्रीटेड बाय लिविंग सेल्स एंड मेड टू परफॉर्म एक्स्ट्रा सेलुलर कैटेलाइसिस। ओके, तो इसे क्या हुआ, नेचर से जो बनते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर ये कैटेलाइसिस करते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स बिलोंग टू दिस कैटेगरी। ओके, जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि सम नेचर ऑफ एंजाइम्स जो होते हैं, द नेचर ऑफ सम एंजाइम्स आर सिक्रीटेड बाय लिविंग सेल्स। जैसे कि ऑक्जेंटिक सेल से एसिल निकलता है, उसके बाद पेप्सिन निकलते हैं, पेप्सिन जो आपने देखा है स्टमक में, ये सारे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। ओके, रीनेट टैबलेट्स फ्रॉम रेनिन ऑफ काफ स्टमक। ओके, रीनेट टैबलेट्स को निकाला जाता है काफ आप समझते हैं, जो काव के बछड़े को कहा जाता है, उसके स्टमक से ये टैबलेट बनाया जाता है रेनिन से, क्योंकि उसमें रेनिन एंजाइम होता है फॉर कोगुलेटिंग मिल्क प्रोटीन केसीन ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ चीज एंड द मिल्क प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। ओके, तो इस टैबलेट से चीज प्रोडक्शन में इसमें हेल्प होते हैं। नेक्स्ट टर्म देखते हैं एक्सो एंजाइम। ओके, एक्सो एंजाइम्स क्या होता है? एक्सो एंजाइम्स, दोज एंजाइम्स विच आर फंक्शनल आउटसाइड द लिविंग सेल्स आर कॉल्ड एक्सो एंजाइम्स। एग्जाम्पल देखेंगे अभी हम। तो एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड, तो जो एंजाइम्स जो है वो आउटसाइड द बॉडी अपने फंक्शन को परफॉर्म करे, उसको एक्सो एंजाइम्स कहा जाता है। एंजाइम्स प्रेजेंट इन डाइजेस्टिव जूसेस, लाइसोजाइम्स ऑफ टीएस। ओके, तो डाइजेस्टिव जूसेस में जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो सारे एक्सो एंजाइम्स होते हैं, और लाइसोजाइम्स ऑफ टीएस, जो आंसुओं में जो एंजाइम्स निकलता है लाइसोजाइम्स बोलते हैं उसको, वो भी एक्सो एंजाइम्स होता है। क्लियर? इंडोजाइम्स क्या है? नाम से क्लियर है, इंडो मीन्स इनसाइड। दोज एंजाइम्स विच आर फंक्शनल इनसाइड द लिविंग सेल्स आर नोन एज इंडोजाइम्स। एग्जाम्पल, एंजाइम्स ऑफ क्रेब्स साइकिल। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है, क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यहाँ याद रखें आप कि एंजाइम्स ऑफ क्रेब्स साइकिल, जितने भी क्रेब्स साइकिल में इन्वॉल्व होने वाले एंजाइम्स है वह सारे इंडो एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस जो कि साइटोप्लाज्म में होता है, वो सारे एंजाइम क्या होते हैं? इंडो एंजाइम्स होते हैं। क्लियर? तो एक्सो एंजाइम्स एंड इंडो एंजाइम्स। सबस्ट्रेट, चलिए एक टर्म है सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या होते हैं? द बायोकेमिकल विच इज एक्टेड अपॉन बाय एन एंजाइम इज नोन एज सबस्ट्रेट। क्लियर? तो ऐसा बायोकेमिकल विच इज एक्टेड अपॉन बाय एन एंजाइम, किसी एंजाइम के द्वारा अगर कोई बायोकेमिकल पे वो एक्ट हो रहा है, वो एंजाइम एक्शन अपना कर रहा है, तो उसको सबस्ट्रेट कहेंगे। द सब्सटेंस अपॉन विच एंजाइम्स एक्ट्स। ओके, तो ऐसा सब्सटेंस जिसपे एंजाइम एक्ट कर रहा है उसको सबस्ट्रेट बोलेंगे। क्लियर? इन केस टू बायोकेमिकल्स आर इन्वॉल्व्ड, दैट इज रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, द फाइनल प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एंड प्रोडक्ट। क्लियर? एक्टिव साइट, part of enzymes that takes part in catalyzing biochemical reactions is called active site. इसका डिटेल आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो वैसा एंजाइम का वह पार्ट होता है जो केमिकल रिएक्शन में कैटेलाइजिंग, बायोकेमिकल रिएक्शन में कैटेलाइजिंग का काम करता है, टेक पार्ट करता है, उसको हम लोग एक्टिव साइट बोलते हैं। ओके, तो ये एंजाइम्स का इंट्रोडक्शन हो गया थोड़ा सा। इसमें आप इसको अच्छे से याद करें, सुनिए, बार बार सुनेंगे तो आपको याद होगा। चलिए हम लोग अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। व्हाट आर द बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ एंजाइम्स? ओके, तो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस एंजाइम का क्या होता है, चलिए देखते हैं। इसको आप एक क्वेश्चन के तौर पे भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं इसको और लिख सकते हैं बार बार। तो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस एंजाइम का क्या होता है? तो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इट मीन जो बायोलॉजिकली जो इसका इंपॉर्टेंस होगा, क्या इसके सिग्निफिकेंस होंगे, उसको देखते हैं हम लोग। Thousands of chemical reactions are taking place in the body of living organism.
ओके, ऑल ऑफ देम आर मेडिएटेड बाय एंजाइम्स। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि thousands of 1000 जो है उससे भी ज्यादा हमेशा बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होते रहते हैं, हमेशा ऑलवेज हमारे बॉडी में परफॉर्म होते रहते हैं। ऑल ऑफ देम मेडिएटेड बाय एंजाइम्स, और जितने भी हैं वो सभी किससे मेडिएट होते हैं? एंजाइम से होते हैं। तो ये एक फर्स्ट बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हो गया इसका। एंजाइम्स आर स्पेशलाइज्ड कैटलिस्ट दैट ऑपरेट्स एट बायोलॉजिकल टेम्परेचर। दूसरी बात कि एंजाइम्स को अगर परफॉर्म करना है तो स्पेशलाइज्ड कैटलिस्ट होते हैं कि बॉडी टेम्परेचर पे ही वो फंक्शन करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। एंजाइम मेडिएटेड रिएक्शंस डू नॉट रिक्वायर हार्श ट्रीटमेंट। ओके, तो जो भी रिएक्शंस होंगे जो बेस्ड हैं किस पे? एंजाइम पे बेस्ड हैं, उसे हार्श ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। ओके, एंजाइम्स आर pH specific so that reactions requiring different pH operate in different parts of the body. क्लियर? तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जहां जहां एंजाइम्स हैं वो pH स्पेसिफिक होते हैं। एक्चुअली में जैसे कि देखेंगे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको कि स्टमक में pH ड्यू टू HCl के कारण जो pH लेवल होता है वो बिलो 3 चला जाता है, जिसके कारण वो एसिडिक होता है। तो वहाँ जो एंजाइम्स परफॉर्म करेंगे वो स्पेसिफिक होंगे। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में वो जो होते हैं वो बेसिक हो जाता है, तो उसमें जो एंजाइम सिक्रीट होंगे पैंक्रियास से जो आते हैं तो वो बेसिक इन नेचर होते हैं। तो देयरफॉर एंजाइम्स आर pH स्पेसिफिक सो दैट reactions requiring different pH operate in different parts of the body. As they operate under favorable conditions, enzymes force the organisms to live under favorable environment. Okay? तो favorable environment में जो है वो रहना जरूरी होता है, ह्यूमन को फोर्स करता है। अगर आप नहीं रहोगे तो आपका बॉडी का जो मेटाबॉलिक है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं होगा। एंजाइम्स आर हाईली रेगुलेटेड, देयर फॉर्मेशन इज कंट्रोल्ड बाय सेपरेट जीन्स। ओके, तो ये हाईली रेगुलेटेड होते हैं और इसको जो कंट्रोल करता है वो सेपरेट जीन, अलग अलग एंजाइम्स के अलग अलग जीन्स होते हैं जो डीएनए उसको मॉनिटर करता है। एक्टिवेशन एंड रिप्रेशन ऑफ जीन्स अलाउज सर्टेन एंजाइम्स टू बी फंक्शनल और नॉन फंक्शनल इन सेल्स। तो वो जीन अलाउ करेगा कि कौन फंक्शनल होगा अभी, कौन फंक्शनल नहीं होगा। ओके, तो दीज आर द बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ एन एंजाइम। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। अब इकोनॉमिकली एंजाइम का क्या इंपॉर्टेंस होता है वो देखते हैं, जो कि लेबोरेटरी में अक्सर यूज होता है। इन विट्रो हम लोग इसका अभी पैथोलॉजी में काफी यूज कर रहे हैं। तो कुछ टेस्ट हैं जो कि मैं यहाँ आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ELISA टेस्ट, ओके, इट इज एंजाइम बेस्ड डिटेक्शन ऑफ डिजीज लाइक एड्स, जो कि ELISA टेस्ट परफॉर्म करता है। ये एंजाइम बेस्ड होता है। ओके, इंडोन्यूक्लिएज जो एंजाइम है वो ब्रेकिंग डीएनए एट ए स्पेसिफिक साइट। तो इंडोन्यूक्लिएजेस का इकोनॉमिकली हम लोग इसका यूज करते हैं पैथोलॉजी में, जहां पे डीएनए को एक स्पेसिफिक साइट पे वो कट कर देता है। ओके, ब्रेक कर देता है उसको। एल्कोहलिक बीवरेजेस में जाइमेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ईस्ट जो है वो एल्कोहलिक बीवरेजेस में इसका यूज होता है, बीवरेजेस बनाने में, फर्मेंटेशन में। डिटर्जेंट्स में भी एंजाइम का यूज होता है, जैसे दे कंटेन प्रोटीएज फॉर ब्राइटर वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स एंड एमाइलेजेस फॉर डिश वॉशिंग। ओके, तो एमाइलेजेस एंजाइम को डिश वॉशिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं, जैसे वीम वगैरह में इसका यूज होता है। और प्रोटीएजेस एंजाइम जो है ब्राइटनेस लाने के लिए जो जितने भी डिटर्जेंट्स हैं उसमें यूज किया जाता है। ओके, तो ये एंजाइम्स का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आप देख रहे हैं। बेबी फूड्स में ट्रिप्सिन इज एडेड टू पार्शियली जो कि होते हैं प्री डाइट में इसका यूज होता है, और बेबी फूड में इसका यूज होता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज भी एक एंजाइम है। द एंजाइम्स इज यूज्ड इन क्लीनिंग ब्लड क्लॉट्स इनसाइड ब्लड
वेसल्स में स्ट्रेप्टोकाइनेज का यूज होता है। ओके, सो उसके बाद आप देखते हैं डाइजेस्टिव एड्स में। ओके, डाइजेस्टिव एड्स में देखते हैं डायस्टेज and other enzymes are used regularly by patients with definitely and digestive juices. Okay, तो इसका उसमें यूज किया जाता है। चीज फॉर्मेशन में रेनिन और रेनेट टैबलेट्स आर यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ चीज। लैक्टेज and lipase are employed to provide proper consistency and flavor to cheese. Clear? Pacease, it is used for cleaning fruit juices, rating of fibers and preparation of green coffee में इसका यूज होता है पेसिएजेस का। ये भी एक एंजाइम है, आप याद कर सकते हैं। प्रोटीएज, द एंजाइम इज एम्प्लॉयड फॉर चिल प्रूफिंग ऑफ बेवरेजेस। ओके, जो ठंडा करने में प्रोटीएज एंजाइम का यूज होता है। मीनिंग ऑफ सिल्क्स में भी इसका यूज होता है। क्लीनिंग ऑफ हाइड्स एंड सॉफ्टनिंग ऑफ ब्रीड एंड मीट में प्रोटीएजेस एंजाइम का यूज किया जाता है। ओके, तो अभी तक आप लोगों ने देखा कुछ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देखा, उसके बाद इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एंजाइम्स का आप लोगों ने देखा। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन थे। इंट्रोडक्शन के बाद आपने बायोलॉजिकल इसका इंपॉर्टेंस, फिर उसके बाद इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आप लोगों ने पढ़ा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे अब यहाँ पे केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम्स। अब केमिकल नेचर एंजाइम्स का कैसा होता है, उस एंजाइम के बारे में हम लोग सारे एंजाइम के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे कि केमिकल नेचर इसका होता कैसा है। तो देखते हैं, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर बाय समर 1926 with the exception of recently discovered RNA enzymes. ओके, तो जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीनेशियस इन नेचर होते हैं, बस एक्सेप्ट आरएनए एंजाइम जो कि रिसेंटली डिस्कवर्ड किया गया था। समर ने 1926 में इसको बताया। सम एंजाइम्स में एडिशनली कंटेन अ नॉन प्रोटीन ग्रुप। अकॉर्डिंगली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। ओके, तो इस बेसिस पे 2 टाइप के एंजाइम्स होते हैं, सिंपल एंड कंजुगेटेड। क्लियर? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट वन इज सिंपल एंजाइम। इट इज एन एंजाइम विच इज कंप्लीटली मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो ऐसे एंजाइम जो कंप्लीटली सिर्फ प्रोटीन के बने होंगे उसको हम लोग सिंपल एंजाइम कहेंगे। एक्टिव साइट इज फॉर्म्ड बाय ए स्पेसिफिक ग्रुपिंग ऑफ इट्स ओन एमाइनो एसिड्स। एडिशनल सब्सटेंस और ग्रुप इज एब्सेंट। एग्जाम्पल पेप्सिन, trypsin, urease. These are the example of simple enzyme. Clear? The second one is conjugated or conjugate enzyme. It is an enzyme which is formed of 2 parts. A protein part called apoenzyme. Okay, a protein part called apoenzyme. Apoenzyme. जो प्रोटीनेशियस पार्ट होगा उसको एपोएंजाइम कहेंगे। एग्जाम्पल फ्लेवोप्रोटीन। Okay, and a non-protein part named cofactor. Clear? तो यहाँ conjugate protein equal to आप देखेंगे apoenzyme plus cofactor. तो cofactor is non-proteinaceous part and apoenzyme is proteinaceous part of conjugate enzyme. Clear? The complete conjugate enzyme consisting of an apoenzyme and a cofactor is called holoenzyme. ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि complete conjugate enzyme consisting, अगर वैसे एंजाइम जिसमें completely apoenzyme भी हो और cofactor भी हो तो उसको हम लोग holoenzyme के नाम से जानते हैं। Active site is formed jointly by apoenzyme and cofactor.
ओके, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्टिव साइट जो फॉर्म होगा वो दोनों से होगा, एपो एंजाइम से भी होगा एंड कोफैक्टर से भी होगा। बट सिंपल एंजाइम में हम लोगों ने क्या देखा था, उसका जो स्पेसिफिक उसका जो एक्टिव साइट फॉर्म होगा वो स्पेसिफिक ग्रुपिंग ऑफ इट्स, उसी का जो अमाइनो एसिड होगा उससे होगा। क्लियर? चलिए, तो कोफैक्टर देखते हैं, कोफैक्टर क्या होता है। सो व्हाट इज कोफैक्टर? इट इज अ स्मॉल heat stable and dialyzable part of conjugate enzyme। ओके, कोफैक्टर देखते हैं। तो कोफैक्टर आपको पता है कि ये क्या होता है, नॉन प्रोटीनेशियस होता है। तो क्या होगा, हीट स्टेबल होगा एंड डायलिजेबल होगा, डायलाइज हो सकता है, पार्ट ऑफ कंजुगेट एंजाइम। इट मे बी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक इन नेचर। ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स। यहाँ देख रहे हैं कि इनऑर्गेनिक भी होगा और ऑर्गेनिक भी होगा। तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक आपको क्लियर है। तो ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स क्या क्या होंगे, सो देखिए। ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स में जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। नाम आपने सुना होगा, कोएंजाइम एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप्स। ओके, कोएंजाइम, फर्स्ट वन इज कोएंजाइम एंड सेकेंड वन इज प्रोस्थेटिक ग्रुप्स। कोएंजाइम्स आर इजिली सेपरेबल non-protein organic cofactors। ओके, तो कोएंजाइम्स क्या होते हैं, ये इजिली सेपरेबल होंगे, सेपरेट हो जाएंगे नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स में। प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स फॉर्मली अटैच्ड टू एपो एंजाइम्स। ये एपो एंजाइम से अटैच रहेंगे, बट वो क्या होंगे, कोएंजाइम्स अलग हो जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में देखेंगे, प्रोस्थेटिक ग्रुप जो कि हमेशा कोएंजाइम से अटैच रहते हैं, ऐसे हीम, बायोटीन, पायरिडॉक्सल, फॉस्फेट, दीज आर द सम एग्जाम्पल ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप्स। हीम इज, अब हीम के बारे में देखते हैं कि किस तरह से प्रोस्थेटिक ग्रुप्स की तरफ वर्क करता है। हीम इज आयरन कंटेनिंग प्रोस्थेटिक ग्रुप इन साइटोक्रोम, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, ओके, कैटेलेज एंड पेरोक्सीडेज। इन सभी में ये जो है प्रोस्थेटिक ग्रुप की तरह ये इन्वॉल्व रहता है। बोथ प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड कोएंजाइम टेक पार्ट इन ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शंस। प्रोस्थेटिक ग्रुप requires a single apoenzyme for picking up the group and the second for transferring the group। एग्जाम्पल में देखेंगे NADP निकोटिनामाइड डाइफॉस्फेट एंड कोएंजाइम, ये सारे जो हैं ये प्रोस्थेटिक ग्रुप के एग्जाम्पल हैं जो पिक करेंगे किसको, आपको ये पर्टिकुलर एपोएंजाइम को पिक करेंगे। कोएंजाइम हैज 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन। अब कोएंजाइम का जो मेन फंक्शन होगा वो 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। चलिए वन बाय वन हम इसको देखते हैं। ए, कोएंजाइम इज एसेंशियल फॉर ब्रिंगिंग द सबस्ट्रेट इन कॉन्टैक्ट विद द एंजाइम। क्लियर? तो कोएंजाइम का पहला फंक्शन क्या होगा कि ये एसेंशियली वर्क करेगा और कैरी करके सबस्ट्रेट को लाएगा, कांटेक्ट करेगा और उसको कैरी करके एंजाइम के पास लाके डाल देगा। इट पिक्स अप प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन हाइड्रोजन इन केस ऑफ NADP+ to NAD+। ओके, NAD+, के लिए ये हाइड्रोजन को फिर वहां से पिक करेगा और फिर दूसरी साइड पे ये कैरी करेगा। द प्रोडक्ट पिक्ड अप बाय अ कोएंजाइम इज ट्रांसफर्ड टू अनदर रिएक्टेंट। फिर वहां से पिक करके वो कोएंजाइम का काम है कि हाइड्रोजन को पिक किया और फिर पिक करके वो दूसरे रिएक्शन में जाकर के उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया। मोस्ट ऑफ द कोएंजाइम्स आर मेड अप ऑफ वाटर सॉल्युबल विटामिन्स B and C। ओके, BC, जिसको कि बालकोनी आप शॉर्ट में याद कर सकते हैं, इसका एग्जाम्पल है। तो जितने भी होते हैं मोस्ट ऑफ द कोएंजाइम्स जो होंगे वो किससे बने होंगे, वाटर सॉल्युबल विटामिन से बने होंगे, B and C से बने होंगे। थायमीन, राइबोफ्लेविन, निकोटिनामाइड एंड पायरिडॉक्सिन, these are the examples of water soluble vitamins। Inorganic cofactors
अब आइए इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स देखते हैं। तो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स इंक्लूड आयंस ऑफ ए वैरायटी ऑफ मिनरल्स। एग्जाम्पल कैल्शियम, आयरन, कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम, पोटेशियम, निकल, मोलिब्डेनम, सेलेनियम एंड कोबाल्ट। These are the inorganic cofactors जो कि ये कंटेन किए रहते हैं। They usually function as activators. Okay? तो ये कैसा परफॉर्म करेंगे? They usually function as activator. एक्टिवेटर की तरह यूज करेंगे। जैसे Fe2+ is cofactor for catalase. कैटेलेज एंजाइम के लिए Fe2+ कोफैक्टर की तरह वर्क करता है। क्लोरीन आयन Cl- stimulates activity of salivary amylase. Okay, zinc is required for NAD+ and NAD+ activity. So these are the inorganic cofactors which are responsible for function as activators. Okay, इसके कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया है। तो ये कोफैक्टर हो गए और कोफैक्टर के जो पार्ट्स हैं वो और फंक्शन के साथ आप लोगों ने इसको पढ़ा है। ओके, चलिए तो ये तो कोफैक्टर हो गए और एंजाइम का अभी हम लोग जो है केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम्स को पढ़ रहे हैं। चलिए मैं अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका एक्टिव साइट और एक्टिव स्पॉट क्या होता है। यानी कि जो एंजाइम है उसका एक्टिव साइट कहाँ होगा, कौन सा साइट है जहां पे वो सबस्ट्रेट पे जाकर के मिलेगा और फिर उसको रिएक्शन करेगा। द होल ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल इज नॉट एक्टिव इन कैटेलाइजिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो एंजाइम का सारा जितना भी वो होल बॉडी पार्ट समझिए आप उसको, वो नहीं होता है मॉलिक्यूल, उसका पूरा मॉलिक्यूल नहीं होता है, कहीं ना कहीं उसका एक एक्टिव साइट होता है। Only a small portion of it is active. This portion is called active site और active spot. तो जो एक साइट होता है पर्टिकुलर, जो पोर्शन होता है उसी को हम लोग एक्टिव साइट और एक्टिव स्पॉट के नाम से जानते हैं। An enzyme may have 1 to several active sites. एक एंजाइम्स के पास एक से ज्यादा एक्टिव साइट्स हो सकते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं एक्टिव साइट, इस डायग्राम में क्लियरली मैंने प्रिडिक्ट किया है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो शो कर रहा है। ग्रुपिंग ऑफ एमाइनो एसिड्स ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ टू प्रोड्यूस एन एक्टिव साइट। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है एन एक्टिव साइट और ए स्पॉट इज एन एरिया ऑफ द एंजाइम which is capable of attracting and holding particular substrate molecules by its specific change, size and shape so as to allow the chemical change. Clear? तो यह क्या है कि एक्टिव साइट एक ऐसा स्पॉट है, ऐसा जहां पे वो कैपेबल होता है किसी सबस्ट्रेट को अट्रैक्ट करने का और उसको होल्ड करने का। होल्ड किए रहता है मॉलिक्यूल्स बाय स्पेसिफिक चेंज, साइज शेप में जब चेंजिंग आ जाते हैं और केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो जाता है। इट फेल्स टू रिकॉग्नाइज अदर मॉलिक्यूल। ओके, ये नहीं कि जब एक को पकड़ लिया तो दूसरे को ये दूसरे मॉलिक्यूल को भी यूज करेगा। एक्टिव साइट कंसिस्ट्स ऑफ अ फ्यू एमाइनो एसिड्स एंड देयर साइड ग्रुप्स। तो जो उसका एक्टिव साइड होगा वो किससे से बना होगा, कुछ एमाइनो एसिड्स वहां पे होंगे और साइड ग्रुप्स होंगे। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, द एक्टिव साइट फॉर एल्डोज इज ग्लाइसिन, हिस्टिडीन एंड एलानिन। तो दीज आर द एक्टिव साइट फॉर एल्डोज, होते हैं ग्लिसिन, हिस्टिडीन एंड एलाडीन। ओके, एलानीन। पायरुनिक ऑक्सीडेज इज aspartic acid, cysteine and alanine. The remaining amino acids help mounting the shape of the enzyme and molecules. तो ये हो गए इसके एक्टिव साइट्स और कैसे ये हेल्प करता है उसके बारे में कुछ जो एग्जांपल्स हैं एक्टिव साइट्स के वो मैंने यहाँ पे बताया है, एल्डोज का और पायरुविक एसिड का। ओके, अब nomenclature. The next topic is nomenclature. All enzyme names should end in suffix "ase".
क्लियर है? जितने भी एंजाइम होंगे आप उससे पहचान जाते हैं कि अगर उसके लास्ट में जैसे एमाइलेज, इंडोन्यूक्लियेज, hydrolase, these are the enzymes. So this is the best way to recognize the enzyme. Okay, after showing after memorizing the suffix, okay, with as, exceptions are some old names. Example, कुछ exceptions हैं जिससे हम लोगों को नहीं पता चलता, जैसे टाइलिन, पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन. These are the exceptions. Some old names indicate the source but not the action. Okay, example, papine from papaya, bromelain from pineapple of family Bromeliaceae. क्लियर? तो उसके नाम से है, जहां से एक्सट्रैक्ट किया गया उसके नाम से इसका नाम रख दिया गया है. In modern system, enzyme names are given after substrate acted upon. Example, sucrase. तो जैसे जिस सबस्ट्रेट पे जब इसका रिसर्च हुआ तो जिस सबस्ट्रेट पे कौन सा एंजाइम स्पेसिफिक है उसके नाम से इसका नाम रखा गया. जैसे सुक्रेज आफ्टर सुक्रोज, लाइपेज आफ्टर लिपिड, प्रोटीनेज प्रोटीन, न्यूक्लियस न्यूक्लिक एसिड, पेप्टिडेज amino acid proteins, maltase carbohydrates. So these are the some examples of modern system enzyme nomenclature. Chemical reaction. Second है इसका chemical reaction. Example, dehydrogenase, oxidase, carboxylase, decarboxylase. These are the some examples of chemical reaction of enzymes. These are groups names. They are often qualified by the addition of the name of substrate. Example, succinic dehydrogenase, isocitric dehydrogenase, okay, glutamate pyruvate and transminase, DNA polymerase. So these are the examples based on chemical reactions. Some examples are of एंजाइम्स. क्लियर? तो ये आपने नोमेनक्लेचर, एक्टिव साइट्स, इसको मैंने शॉर्ट में रखा है क्योंकि जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हैं उसी को मैंने इस पे आपको बताया है. तो आप देख रहे थे इसमें आप लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा. इंट्रोडक्शन के साथ साथ इसमें आप लोगों ने क्या पढ़ा कि इसके जो टाइप्स हैं सो पढ़े, एक्टिव साइट्स आप लोगों ने पढ़ा. चलिए एक आउटलाइन मैं बता देता हूँ क्लासिफिकेशन का. ओके, कि क्लासिफिकेशन एंजाइम का क्लासिफिकेशन क्या होता है. सो इन ओल्डर टाइम्स एंजाइम्स वेयर क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, हाइड्रोलाइजिंग एंड डेस्मोलाइजिंग. ये ओल्डर में था. ओके, जिसको हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम एंड डेस्मोलाइजिंग एंजाइम्स में क्लासिफाई किया गया था. Digestive enzymes are hydrolyzing enzymes. Example, carbohydrates or amylase, protease, lipase, esterase, phosphorylase, amidase. They are often grouped into three types: proteolytic, amylolytic, and lipolytic enzymes. The modern system of enzyme classification was introduced by International Union of Biochemistry IUB in 1969. उसके बाद it groups enzymes into following 6 categories. तो जब IUB International Union of Biochemistry 1969 में इसको 6 ग्रुप में कैटेगराइज किया. ओके, जिसमें ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफेरेज, हाइड्रोलेजेस, लाइएजेस एंड आइसोमेरेजेस एंड लाइगेजेस. These are the 6 major groups of enzymes. Okay, and these major enzymes are classified by
द IUB, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री के द्वारा ही दिया गया। तो ये क्लासिफिकेशन है, इसका डिटेल नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। और इस वीडियो में आप इतना ही, और इसको बार बार देखें, सुने और प्रैक्टिस करें। ओके, इसमें ऑलमोस्ट मैंने सारे कंटेंट मैंने डाल दिया है जो आपके NCERT में भी है, उसके अलावा भी है। ये नीट के लिए भी आपको हेल्पफुल होगा और आपके एकेडमिक्स